हेलो गाइस, हम कर रहे हैं एंग्लो नॉर्मल पीरियड। इससे पहले मैं आपको ओल्ड पीरियड करवा चुकी हूँ। बड़े अच्छे से मैप के साथ समझा के मैंने आपको वो टॉपिक करवाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एंग्लो नॉर्मल पीरियड। एंग्लो नॉर्मल पीरियड मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ, जिससे कि अगर किसी भी जैसे एचपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो आप आराम से लेक्चर देख के कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एंग्लो नॉर्मल जो थे रेफर टू द पीरियड फ्रॉम द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, यानी कि जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड माना जाता है वो कब से माना जाता है? नॉर्मल कन्क्वेस्ट टू द मिडल एज ऑफ द 14th सेंचुरी, यानी नॉर्मल कन्क्वेस्ट से मिडल जो 14th सेंचुरी की जो मिडल एज है उस तक माना जाता है। द नॉर्मल कन्क्वेस्ट इनगोरेटेड ए डिस्टिंक्टली न्यू इपोच। इपोच मीन्स होता है युग। जो कन्क्वेस्ट नॉर्मल कन्क्वेस्ट थे उन्होंने एक अलग और एक नए युग का वो शुरू किया। वेयर द क्लर्जी, जो क्लर्जी थे, इंसिस्टेड ऑन द यूज ऑफ लैटिन, यानी कि वो क्या यूज़ करते थे? लैटिन का यूज़ करते थे। कौन? क्लर्जी। एंड द नोबलिटी, और जो नोबल क्लास थी, जो रिच लोग थे, ऑन द यूज ऑफ फ्रेंच, वो फ्रेंच का यूज़ करते थे। क्रॉनिकल्स, रिलीजियस एंड क्रोनिकल, रिलीजियस एंड डिडेक्टिक राइटिंग, पोइट्री, ड्रामा वर द पॉपुलर फॉर्म्स, यानी कि ये सारे जो क्या है, जो क्रोनिकल्स, रिलीजियस, डिडेक्टेड यानी कि एजुकेशन वाली जो राइटिंग्स हैं, पोइट्री है, ड्रामा है, ये पॉपुलर फॉर्म थे इस समय राइटिंग के। अब देखते हैं कि जो एंग्लो नॉर्मल जो पीरियड है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म एंग्लो नॉर्मल इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि जो टर्म है एंग्लो नॉर्मल इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, यानी कि वो इंग्लिश हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है फ्रॉम द नॉर्मल कन्क्वेस्ट। किससे स्टार्ट होती है? नॉर्मल कन्क्वेस्ट से, टू द मिडल एज ऑफ द 14th सेंचुरी, जो मिडल एज तक चलती है 14th सेंचुरी तक। इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज द, और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? It was called so because the known Latin literature of that time was written in Anglo-Normal, क्योंकि जो नॉन लेटिन, जो लेटिन में नहीं लिखा गया था, वो लिटरेचर इस समय में किस में लिखा गया था? एंग्लो नॉर्मल में। द फ्रेंच डायलैक्ट, जो कि एक फ्रेंच क्या थी? बोली थी। स्पोकन बाय द नॉर्मल इन्वेडर्स, यानी कि जो किसके द्वारा बोली जाती है? नॉर्मल इन्वेडर्स के द्वारा बोली जाती थी। ठीक है। द नॉर्मल्स वर पैगन बारबेरियन पायरेट्स। अब ये बताएगा कि जो नॉर्मल्स इस युग को क्यों कहा जाता है, नॉर्मल्स कौन थे, नॉर्मल कहाँ से आए थे, अब हम ये समझेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं हम कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज कैसे हो गई, इंग्लिश की जगह फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आई, तो ये सब हम पढ़ेंगे अब। द नॉर्मल्स वर पैगन बारबेरियन। पैगन होता है मूर्ति पूजा करने वाले। बारबेरियन पायरेट, पायरेट्स में जो होता है लुटेरे, और बारबेरियन होते हैं जो भयंकर होते हैं, जो युद्ध वगैरह करते हैं। फ्रॉम डेनमार्क, ठीक है, वो डेनमार्क के जो भयंकर पायरेट्स थे, यानी कि क्या थे वो? लुटेरे थे। नॉर्वे एंड आइसलैंड, ठीक है, फ्रॉम वो डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड के थे। हु बिगेन टू मेक डिस्ट्रक्टिव प्लैंडरिंग रेड्स ऑन द यूरोपियन कोस्टल। भाई जो नॉर्मल थे, जो नॉर्मन थे, वो कौन थे? वो लुटेरे थे। वो एक जाति थी, आपको आपने पहले भी सुनी होगी, एक जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, जो वीकेंड्स थे, जिन्होंने नॉर्मल्स के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए थे। जो वीकेंड्स एक जाति थी, उन्हीं के ये वंशज थे जो नॉर्मन्स थे। नॉर्मन्स वही कहलाए जो वीकेंड्स थे। ये एक लूटपाट करने वाली एक जाति थी। कहाँ की ये जाति थी? डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड की जाति थी। हु बिगेन टू मेक डिस्ट्रक्टिव प्लंडरिंग रेड्स ऑन द यूरोपियन कोस्टल सेटलमेंट्स इन द 8th सेंचुरी। अब क्या हुआ? ये कहाँ से आए थे? नॉर्वे से, आइसलैंड से, डेनमार्क से। हु बिगेन टू मेक डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है विनाशकारी,
प्लंडरिंग में होता है लूट, यानी कि इन्होंने लूट शुरू कर दी। कहाँ पर? यूरोपियन जो कोस्टल सेटलमेंट है, जो बस्तियां हैं, 8वीं सेंचुरी के अंदर इन्होंने यूरोपियन कोस्टल के ऊपर जो कोस्टल एरिया है कि जो बस्तियां हैं उनके ऊपर लूटपाट करनी शुरू कर दी। किसने शुरू कर दी? जो वीकेंड्स थे, यानी कि जो नॉर्मल्स थे, जो लुटेरे थे। आफ्टर दैट दे वर ओरिजिनली डिसेंडेंट्स ऑफ द वीकेंड्स। अब देखो ये आ गया कि ये किसके वंशज थे? ये वीकेंड्स एक जाति थी जो लुटेरों की, उनके ये वंशज थे। हु सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रांस इन द अर्ली 10th सेंचुरी, जो कि फ्रांस के अंदर सेटल हुए थे। ठीक है, हु सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में सेटल हुए थे। कब? इन द 10th सेंचुरी। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द, यानी कि 10वीं सेंचुरी के बिगनिंग में, द फ्रेंच किंग। अब जो भैया लूटपाट करते थे, ठीक है, तो फिर जो फ्रेंच का किंग था, यानी फ्रांस में आकर उनके कोस्टल एरिया के ऊपर यूरोप में क्या करते थे? ये लूटपाट करते थे। तो देन क्या हुआ? द फ्रेंच किंग, अब फ्रेंच का एक राजा था, किंग चार्ल्स द सिंपल। ठीक है, मेड द ट्रीटी। इन्होंने ये जो वीकेंड्स थे के जो वंशज थे, इनके साथ एक संधि की। संधि का नाम क्या था? सेट क्लेयर सुर एप्टे विद ऑफ वीकेंड्स चीफ। और वीकेंड्स का क्या चीफ था? रोलो। किस किस के बीच में संधि हुई? रोलो जो कि वीकेंड्स का चीफ था, और फ्रेंच का एक राजा था चार्ल्स द सिंपल। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। क्या संधि हुई? चार्ल्स गेव्स देम सम लैंड अराउंड द माउथ ऑफ द सीन इन व्हाट इज नोन। चार्ल्स ने क्या किया? गैव हिम सम लैंड, उनको कुछ ज़मीन दे दी। अराउंड द माउथ होता है मुहाना, ऑफ द सीन नदी के मुहाने पर उनको थोड़ी सी ज़मीन दे दी। इन व्हाट इज न्यू नोन एज द सिटी ऑफ राउंड हैंड। और इस सिटी को क्या जाने लगा? राउंड हैंड, नॉर्थ ऑफ फ्रांस, यानी नॉर्थ ऑफ फ्रांस जाने लगा। किंग चार्ल्स हैड होप दैट, आप ये क्या हो गया कि फ्रेंच किंग जो चार्ल्स सिंपल है, उसने अपने ही जो अपने राज्य में किसी दूसरी जो लुटेरे की जाति थी उसको ज़मीन क्यों दी? क्योंकि एक शांति प्रिय राजा था। ठीक है, उसने इस किंग चार्ल्स, अब देखो पढ़ते हैं, किंग चार्ल्स हैज होप दैट, किंग चार्ल्स को यह आशा थी, दैट बाय गिविंग द वीकेंड्स देयर ओन लैंड, जब हम वीकेंड्स को उनकी खुद की लैंड दे देंगे इन फ्रांस के अंदर, दे वुड स्टॉप एट अटैकिंग फ्रांस, तो वो फ्रांस के ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे? फ्रांस के ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे। तो अब ये जो फ्रांस का राजा था, सिंपल सी बात है कि जो वीकेंड्स के वंशज थे उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए थे और लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। तो ये बात देख के फ्रांस का जो राजा था उसने सोचा कि अगर मैं इनको वीकेंड्स को मैं एक लैंड दे देता हूँ तो फिर ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसीलिए रोलो और द चार्ल्स के अंदर एक संधि हुई थी, तो इसमें उसने अपनी कुछ लैंड इनको दे दी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि लड़ाई करना बंद करते हैं या नहीं करते हैं। Within 2 generations, Rollo and his followers adopted the फ्रैंक्स लैंग्वेज। अब विद इन 2 जनरेशन, यानी 2 जनरेशन तक रोलो एंड हिज फॉलोवर्स, यानी कि जो उसके फॉलोवर थे, अडोप्टेड द फ्रैंक लैंग्वेज को उन्होंने अपना लिया, धर्म को अपना लिया, लॉ को अपना लिया, कस्टम, उनके जो रीति रिवाज थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, सब कुछ अपना लिया। एंड द मेथड ऑफ द वारफेयर, और युद्ध की जो नीति थी उनको अपना लिया। दे इंटर मैरिड, उन्होंने आपस में शादी कर ली जो फ्रेंच लेडीज़ थी उनके साथ, एंड मिक्सड विद नेटिव फ्रेंच पॉपुलेशन, और जो उनकी नेटिव जो पॉपुलेशन थी फ्रेंच की उनके साथ ये घुल मिल गई। कौन? वीकेंड्स। अब जब उनको लैंड दे दी तो लैंड देने के बाद वो अच्छी तरह से घुल मिल गए उनके साथ। किसके साथ? फ्रेंच के साथ। कौन? वीकेंड्स। अब थोड़े दिनों तक उन्होंने युद्ध पात बंद रखा और वो फ्रेंच के अच्छे नागरिक बनकर रहने लगे। अब फिर देखो क्या हुआ आगे। दे हैड बिकम फ्रैंक्स इन ऑल, वो सब हर जगह से अब क्या बन गए थे? फ्रेंच बन चुके थे। बट नेम दे वर नोन एज नॉर्मन्स, बट नेम, परंतु नाम से वर
नाउ नोन एज, उनको अब नाम से क्या जानने लगा नॉर्मन्स। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया है कि उनको नॉर्मन्स क्यों कहा जाता है। ये विकिंग्स के वंशज थे। जब इन्होंने फ्रेंच के नॉर्थ में इनको जगह दी थी राजा चार्ल्स ने, और इसीलिए ये वहाँ नॉर्थ में रहने लगे थे और वहाँ की भाषा बोली सब कुछ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये किसके नाम से जाने लगे, नॉर्मन्स के नाम से जाने लगे। मैन ऑफ नॉर्मैंडी यानी मैन ऑफ नॉर्मैंडी एंड देयर लैंड बिकम, और इनको क्या कहा जाने लगा, नॉर्मैंडी के आदमी, क्योंकि नॉर्थ में जगह दी थी इनको इसलिए। एंड बिकम नोन एज द लैंड ऑफ नॉर्मैंडी एंड नॉर्थ मैन, या फिर नॉर्थ के मैन, इनको ये सब कहकर जाने का लगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस के राजा ने फ्रांस के नॉर्थ साइड में इनको जगह दी थी। बाय द मिडल ऑफ द 11th century, Normandy became one of the most powerful state in Christendom। ठीक है, यानी जो क्रिश्चियन जगत था 11वीं सेंचुरी के मिडल में जो नॉर्मैंडी क्या बन गई, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एक बहुत ही पावरफुल स्टेट बन गई, किसकी, क्रिश्चियन जगत की। तो यद्यपि द नॉर्मन्स हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, अब जो नॉर्मल थे वो किस में तब्दील हो गए, क्रिश्चियनिटी में। अडोप्टेड द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को अपना लिया। एंड अबैंडन सी रोविंग, और अब उन्होंने जो सी रोविंग में सी में जो समुद्र में घूमना छोड़ दिया। फॉर फ्रैंकिश कैवलरी वारफेयर इन द डिकेड, और फ्रैंकिश cavalry warfare in the decade following their settlement in Normandy, they still retained many of the traits of their Vikings ancestor। अब भाई उन्होंने फ्रैंकिश कैवलरी वेलफेयर इन द डिकेड, यानी दशकों तक उन्होंने उनकी जो कैवलरी थी उन्होंने जो युद्ध के लिए कहाँ पर, सी के आसपास घूमना छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो, they still retained many of the following their settlement in Normandy, they still retained many of the traits of their Vikings ancestor। लेकिन अभी भी क्या था, उनके अंदर कुछ गुण तो थे जो विकिंग्स के थे, क्योंकि वो विकिंग्स के क्या थे, अनसेस्टर थे। अब उनके अंदर जो लड़ने झगड़ने की जो गुण थे वो थोड़ा जाएंगे, वो चलो तो वो बहुत सारे चेंज हो गए थे, वो वहाँ पर रहने लगे थे, उनका पहनावा अपना, लेकिन उनके अंदर जो गुण थे जो विकिंग्स थे, ठीक है, वो अभी भी उनके अंदर रिटेन थे, बने हुए थे। अब देखते हैं कैसे। देखो, ज़मीन भी दे दी, फ्रांस में रहने लगे, फ्रांस नॉर्मैंडी बन गए, क्रिश्चियनिटी भी बन गए, सब कुछ बन गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज़ें थी कि भाई उनके अंदर लड़ाई झगड़े करने वाले जो उनके वंशज थे उनके गुण उनके अंदर बने हुए थे। तो अब क्या करते हैं वो देखें आगे कहाँ अटैक करेंगे ये। दे डिस्प्लेड एन एक्सट्रीम फियरलेसनेस, कोरेज, craftiness and cunning, a love of fighting and spread terror whenever they went। अब दे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उन्होंने क्या दिखाया, एक्सट्रीम फियरलेसनेस यानी कि डर, जो उनके अंदर साहस था, जो मतलब क्राफ्टीनेस थी, एंड कनिंग यानी जो उनके अंदर चतुरता थी, लव फॉर फाइटिंग जो उनका लव था फाइटिंग के लिए, एंड स्प्रेड टेरर और जो वो दिखाते थे क्या फैलाते थे, टेरर फैलाते थे। वैन देवर जहाँ पर भी वो गई तो ये चीज़ उन्होंने क्या थी, डिस्प्ले की अपनी। इन द अर्ली 11th century में एक ग्रुप ऑफ नॉर्मन मर्सिनरीज लीड बाय रॉबर्ट गेस्कार्ड द सिक्स सन ऑफ द टेनकर्ड ऑफ हाउटेविले हेल्प्ड वेरियस फंक्शंस इन इटली। अब क्या था देखो, इन द अर्ली 11th century यानी कि अर्ली 11th century में एक ग्रुप ऑफ नॉर्मन, जो नॉर्मन ग्रुप यानी कि जो मर्सिनरीज होते हैं जो किराए के ऊपर जो डाकू चोर लिए जाते हैं, तो जो किराए के जो मर्सिनरीज थे लीड बाय द रॉबर्ट गैस्कार्ड, जिनको लीड किया गया था रॉबर्ट गैस्कार्ड के द्वारा, द सिक्स सन ऑफ द टेनकर्ड ऑफ हाउटेविल, जो कि सिक्स सन था हाउटेविल का, हेल्प्ड वेरियस फैक्शंस इन इटली, उसने बहुत सारे जो गुट थे इटली के उनकी सहायता की। इन ऑर्डर टू गेन टेरिटरीज, वो क्या पाना चाहते थे, अक्षेत्र पाना चाहते थे खुद, यानी कि जो वो खुद अक्षेत्र पाना चाहते थे उसके लिए। यानी ये कहता है कि
नॉर्मल जो मशीनरीज थे जो रॉबर्ट गैस्केट के द्वारा लीड किए जाते थे, द सिक्स सन था जो टैनकर्ड ऑल्टेविल का, उसने हेल्प की थी इटली में कुछ गुटों की, क्या पाने के लिए, अक्षेत्र को पाने के लिए। बाई 1060 में देर वर 3 सेपरेट नॉर्मल होल्डिंग्स, और 1060 में, ठीक है, 1060 में क्या हो गई, 3 सेपरेट होल्डिंग्स हो गई थी। होल्डिंग्स होती हैं जो ज़मीनें होती हैं यानी लैंड होती हैं, उनके जो किसी के कब्जे में जो लैंड होती हैं। नॉर्मल कन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, अब देखते हैं कि नॉर्मल कन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में कैसे आया। अब तक तो हम फ्रांस का पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जो वीकेंस जाती थी वो फ्रांस के अंदर, फ्रांस के राजा ने उनको ज़मीन दे दी और वहाँ रहने लगे और वहाँ के कल्चर को उन्होंने अपना लिया, लेकिन उनके अंदर जो अभी लड़ाई के जो गुण थे यानी जो ट्रेड थी वो अभी भी उनके अंदर बनी हुई थी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेटरी कंप्लेन ऑफ द नॉर्मल्स, ठीक है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसरी मीन जो होता है विस्तारवादी, कंपेन होता है एक कंपेन, समझते हो, कंपेन ऑफ द नॉर्मन्स, ठीक है, इन यूरोप ओकर्ड इन 1066, यानी कि 1066 के अंदर एक विस्तारवादी कंपेन शुरू किया नॉर्मल ने यूरोप के अंदर। वैन दे इन्वेडेड इंग्लैंड, जब उन्होंने इंग्लैंड के अंदर घुसपैठ शुरू की। ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी लॉन्चेज हिज ब्लडी इंग्लैंड इन 1066, जो नॉर्मैंडी का ड्यूक था उसने क्या किया, इंग्लैंड में एक ब्लडी इंग्लैंड को लॉन्च किया, यहीं शुरू किया। इन दैट ईयर एडवर्ड द कन्फेसर किंग ऑफ इंग्लैंड डाइड विदाउट एन हेयर, ठीक है। अब क्या हुआ, जो एडवर्ड था, एडवर्ड कन्फेसर था, किंग ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड का किंग था, डाइड विदाउट एन एयर, वो भाई उसका बिना, उसका कोई भी एयर नहीं था, ठीक है, यानी कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कौन, जो कि इंग्लैंड का राजा था एडवर्ड, वो बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गया था। अपॉइंटेड, और उसने अपनी विल से, अपॉइंटेड बाय हिज विल हैरोल्ड गोल्डविंसन सन ऑफ इंग्लैंड मोस्ट पावरफुल नोबल मैन द एरल ऑफ वेसेक्स, और उसने अपनी इच्छा से जो एरल ऑफ वेसेक्स था, ठीक है, हैरोल्ड गोल्डविंसन, अपनी इच्छा से सन ऑफ इंग्लैंड मोस्ट पावरफुल नोबल मैन, यानी जो हैरोल्ड गोल्डविंसन था, किसने, एडवर्ड ने, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसको अपनी इच्छा से क्या बना दिया, राजा बना दिया। वो कौन था, वो एक पावरफुल नोबल मैन एरल ऑफ वेसेक्स का सन था, ठीक है, यानी उसका अधिकारी था। Across the channel, Williams of the Normandy considered himself rightfully the next king of the England. अब चैनल के पार यानी कि इंग्लैंड के अंदर विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, यानी कि जो फ्रांस का राजा था, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी था, कंसिडर्ड हिमसेल्फ राइटफुली द नेक्स्ट किंग ऑफ, वो अपने आप को किसका राजा समझने लगा, इंग्लैंड का राजा समझने लगा। अब ये कौन है, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, ये क्या है, ये जो फ्रेंच विकिंग्स जो ट्राइब थी जो फ्रांस में आई थी, उसके बाद उसने इंग्लैंड के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था, तो उसी का राजा था विलियम ऑफ नॉर्मैंडी। अब वो क्या चाहता था, अब जो एडवर्ड था, एडवर्ड का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसने हैरोल्ड को क्या बना दिया था, अपना राजा बना घोषित कर दिया था, जबकि वो किसका था, उसका एक नोबल मैन का एक पुत्र था। तो अभी ये बात सोच के जो विलियम्स ऑफ नॉर्मैंडी है उसने अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर दिया। ऑल्दो ही हैड प्रोमिस्ड टू सपोर्ट विलियम, ठीक है, यद्यपि ही हैड प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस किया था सपोर्ट विलियम को सपोर्ट करने का। ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी क्लेम टू द इंग्लिश थ्रोन, ठीक है, उसने क्या किया, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने क्लेम किया इंग्लिश के जो थ्रोन है उसके लिए क्लेम किया। हैरोल्ड अलाउड हिमसेल्फ टू बी इलेक्टेड किंग एज सून एज एडवर्ड हैड डाइड, अब जैसे ही क्या हुआ, एडवर्ड डाइड हुआ, यानी कि एडवर्ड की मौत हुई, तो हैरोल्ड ने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। द मूव वॉज टेकन, अब ये स्टेप उसने क्यों लिया, इतनी जल्दी क्यों राजा बना वो हैरोल्ड। मूव वॉज टेकन बिकॉज इट वॉज फेयर्ड, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको डर था, दैट द नॉर्जियन किंग मैग्नस एंड हिज सन हैरोल्ड हरेंडा
वुड इन्वेड इंग्लैंड टू क्लेम द इंग्लिश थ्रोन, क्योंकि उसको डर था कि जो नॉर्वेजियन किंग है मैग्नस और उसका सन है जो हेरंडा, वो इन्वेड यानी कि इंग्लैंड के ऊपर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, टू क्लेम, और वो इसका के लिए क्लेम करेंगे कि किसके लिए, इंग्लिश थ्रोन के लिए, जिसके ऊपर एडवर्ड ने किसको बैठा दिया था, हेरोल्ड को बैठा दिया था। अब हेरोल्ड ने जल्दी से क्या किया, राजा के जो थ्रोन था उसको कैप्चर कर लिया, ताकि जो दूसरे नॉर्वेजियन मैक्सन हैं और हेरोल्ड है, कहीं वो उससे उसका अधिकार ना छीन ले, यानी कि उसके राज्य के ऊपर इन्वेड ना कर दे। उसके बाद है इन जनवरी 1066 किंग हेरोल्ड सेकंड वॉज क्राउंड किंग ऑफ इंग्लैंड एट सेंट पॉल कैथेड्रल। अब 1 जनवरी 1066 के अंदर जो किंग हेरोल्ड सेकंड, पहले हेरोल्ड को तो बैठाया था, अब उसका वंशज आएगा, उसका नाम था हेरोल्ड सेकंड वॉज क्राउंड किंग ऑफ इंग्लैंड, वो क्राउंड किंग बन गया इंग्लैंड का एट सेंट पॉल कैथेड्रल में एज न्यूज़ ऑफ प्रोसेशन एंड जो यानी कि एसेसन यानी कि उसके राजा बनने की यानी कि, और कोरोनेशन यानी कि जो उसकी समारोह होता है उसकी जो न्यूज़ है ऑफ हेरोल्ड गोडविंसन स्प्रिट, यानी कि हेरोल्ड गोडविंसन की कोरोनेशन की जब न्यूज़ स्प्रिड हुई, वो यानी फैली, बोथ विलियम ऑफ नॉर्मेंडी एंड हेरोल्ड हेरेंडा ऑफ द नॉर्वे, यानी कि जो हेरोल्ड है नॉर्वे के, ये क्या थे, हेरोल्ड रिवल्स ऑफ द इंग्लिश थ्रोन, यानी कि वो इंग्लिश थ्रोन के प्रतिद्वंदी थे। प्रेज्ड फोर्सेज, उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया, एंड प्लान टू इन्वेड इंग्लैंड, और उन्होंने प्लान किया इंग्लैंड के ऊपर क्या करने का, इन्वेड करने का। ठीक है, अब देखो एडवर्ड राजा क्या था, बिना अपने उत्तराधिकारी के मर गया था, उसने हेरोल्ड को क्या बनाया, के सन को क्या बनाया, राजा बनाया। ठीक है, तो अब उसे जल्दी से हेरोल्ड ने क्या किया, थ्रोन को कैप्चर कर लिया, ये सोच के कि कहीं जो दूसरे प्रतिद्वंदी है वो आके उसके ऊपर कब्जा ना कर ले। और अब जब जैसे ही इसने अपना राज्याभिषेक वहाँ करवाया, किसने, राज्याभिषेक विलियम ऑफ द क्या था, सॉरी जो हेरोल्ड है उसने जैसे ही अपना अधिकार किंग ऑफ द इंग्लैंड जैसे जो थे, हेरोल्ड ने जैसे ही वहाँ पर अपना अधिकार जमाया, तो जो क्या क्या कौन थे, नॉर्मेंडी और हेरोल्ड हेरेंडा जो नॉर्वे से थे, उनको इस बात का पता चल गया और उन्होंने किसके ऊपर इन्वेड कर दिया, इंग्लैंड के ऊपर। अब देखो ये लड़ाई होती है, अब लड़ाई शुरू होगी, किस किस के बीच में होगी, जो कि इंग्लैंड की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है किंग हेरोल्ड गोडविंसन, ठीक है, और विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, उन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है। अब कैसे हुई लड़ाई, किंग हेरोल्ड गोडविंसन मार्च 200 माइल्स इन 6 days। अब हेरोल्ड गोडविंसन आगे बढ़ा कितनी, 200 मील 6 दिन में, एंड कोट द विकिंग्स आर्मी ऑफ गार्ड, और उसने विकिंग्स की जो आर्मी थी उसके ऊपर धावा बोल दिया, एंड किल्ड हेरेंडा एंड मोस्ट ऑफ हिज सन, और हेरेंडा और उसके बहुत सारे आदमियों को मार दिया। किंग हेरोल्ड रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ द नॉर्मल लैंडिंग इन यॉर्क। अब किंग हेरोल्ड को ये न्यूज़ प्राप्त हुई कि जो नॉर्मल है वो यॉर्क के अंदर उतर गया है, यानी कि उसने यॉर्क के अंदर क्या कर ली है, लैंडिंग कर ली है। सून आफ्टर हिज ट्रिम्फ अवर द नॉर्स इन्वेडर्स, और उसकी जो जीत थी, उसकी जो खबर थी वो कहाँ पर फैल गई, सून आफ्टर हिज ट्रिम्फ, यानी कि कब किया उन्होंने ये लैंडिंग यॉर्क में, जब उनको किसकी ट्रिप का पता चला, आफ्टर हिज ट्रिम्फ अवर द नॉर्स इन्वेडर, यानी कि जब नॉर्स किसको कहा गया है, जो नॉर्थ के जो क्या थे, इन्वेडर थे, यानी जो फ्रांस के इन्वेडर थे, विकिंग्स थे, जब उनको पता चला विकिंग्स को कि उन्होंने किसने, हेरेंडा ने उनको जीत लिया है, तब वो कहाँ पर उतर गए, लैंडिंग इन यॉर्क, यानी सीधी सी बात है हेरोल्ड पहले जीत रहा था। अब जैसे वो जीता तो ये यॉर्क के अंदर उतर गए, कौन, जो इन्वेडर थे। विलियम ड्यूक ऑफ द नॉर्मेंडी लैंडेड एट
पेवेंसी इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। अब जो इंग्लैंड का साउथ था, पेवेंसी था, उसके अंदर इन्होंने लैंड कर लिया। एंड बिगिन ए मार्च टुवर्ड हेस्टिंग्स, और इन्होंने कहाँ पर, हेस्टिंग्स की तरफ बढ़ना शुरू किया। वेयर ए वुडन फोर्ट, यहाँ पर एक लकड़ी का किला था, वाज बिल्ट, बनाया गया था। हैरोल्ड गॉडविंसन वीकेंड आर्मी, यानी कि जो हैरोल्ड वीकेंड जो गॉडविंसन था, उसकी जो कमज़ोर आर्मी थी, वॉज फॉरेस्ट टू मार्च रैपिडली साउथ, और उन्होंने भी उनका पीछा साउथ में करना शुरू कर दिया। किसका? इन्वेडर का, फ्रांस के जो इन्वेडर थे उनका। किसने? हैरोल्ड गॉडविंसन की कमज़ोर आर्मी ने। अब होती है भाई जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बिगिन इन द मॉर्निंग। अब वो जो बैटल ऑफ हेस्टिंग थी वो मॉर्निंग में शुरू हुई। एंड इन द मॉर्निंग एंड वेंट वेल फॉर द इंग्लिश वेल इनटू द आफ्टरनून, और सब कुछ ठीक चल रहा था। यानी कि जो हैरोल्ड है, किंग है इंग्लैंड का, वो जीत रहा था आफ्टरनून, दोपहर तक। गिवन देयर एडवेंचरस पोजीशन ऑन द हिल, और उन्होंने अपनी जो लाभ परिस्थिति थी वो पोजीशन उन्होंने हिल के ऊपर बनाए रखी थी। देन द फ्रेंच फेंक्ड ए रिट्रीट, तब क्या किया? फेंक्ड होता है बहाना करना, तो उन्होंने पीछे हटने का नाटक किया। किन्होंने? फ्रेंच ने। दस लूरिंग द इंग्लिश आउट ऑफ देयर वेंटेज पॉइंट, और वो क्या चाहते थे कि वो अपने जो वेंटेज होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, उनको ये लालच दिया कि वो अपने महत्वपूर्ण पॉइंट से हट जाएं, यानी कि जहाँ पर वो सुरक्षित खड़े हुए होकर युद्ध कर रहे थे। दे एडवांस्ड एंड सक्सीडेड इन गेटिंग द अपर हैंड, ठीक है। दे एडवांस, वे आगे बढ़े, एंड सक्सीड इन गेटिंग द अपर हैंड, ठीक है। और वो अपना जो अपर हैंड वो लेने में क्या हो गए? सक्सीड हो गए। टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, अब जो दिन है, यानी कि दिन का अंत था, द लीडर ऑफ द इंग्लिश हैरोल्ड फेल, यानी कि जो हैरोल्ड का जो इंग्लैंड का जो राजा था हैरोल्ड, वो गिर गया। वैन ए नॉर्मल एरो, जो नॉर्मन था, एरो स्टक हिम इन द आई, जब नॉर्मन, किसी एक नॉर्मन का जो तीर था उसकी आँख में जाकर लग गया, तो जो इंग्लैंड का किंग था वो गिर गया, क्योंकि उसकी आँख में तीर लग गया था। और वरना वो क्या हो रहे थे? इंग्लैंड जीत रहा था। किससे? नॉर्मैंडी से। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब जैसे ही राजा मर गया तो जो उसकी क्या उसके सिपाही हैं वो तो उनका हौसला टूट जाता है। अब रिजल्ट क्या होता है देखते हैं। एज ए रिजल्ट द इंग्लिश वर राउटेड, ठीक है। अब कौन हार गए थे? इंग्लिश। एंड द फ्रेंच वर विक्टोरियस बाई नाइट फॉल, और रात गिरते गिरते, यानी रात होते होते कौन जीत गई? फ्रेंच आर्मी जीत गई। विलियम इन द ट्रू मेडिवल वारफेयर फैशन कंटिन्यू टू पाइलेज एंड प्लंडर द साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब विलियम था भाई जो ट्रू मेडिवल यानी कि युद्ध था, फैशन कंटिन्यू, उसने क्या करना शुरू कर दिया? लूटपाट करनी शुरू कर दी। कहाँ पर? साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। अनटिल लंदन, कब तक उसने लूटपाट की? लंदन कैपिटुलेटेड एंड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट हिम, उसने तब तक लूटपाट की जब तक कि जो लंदन है उन्होंने उसको एज ए राजा एक्सेप्ट नहीं कर लिया, एज ए किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ही वॉज क्राउंड किंग ऑफ द इंग्लैंड ऑन क्रिसमस डे 1066, यानी 1066 तक वो क्या बन गया? क्राउंड, यानी कि जिस क्राउन किंग बन गया इंग्लैंड का। वह विद द कोरोनेशन ऑफ द विलियम एज किंग ऑफ इंग्लैंड द एंग्लो सैक्सन फेज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री केम टू एन एंड। अब क्या हो गया? कोरोनेशन, यानी विलियम का जब कोरोनेशन हुआ एज ए किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किंग के रूप में, एंग्लो सैक्सन फेज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री का क्या हो गया? यानी कि इंग्लिश हिस्ट्री का अंत हो गया, ठीक है। सेक्शन फेज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री का विलियम आई प्रूव्ड एन इफेक्टिव, यानी विलियम एक प्रूव्ड किंग बन गया इंग्लैंड का। एंड द, और जो उनकी जो डोम्सडे बुक थी, ये ग्रेट सेंसस थी, यानी जनगणना थी लैंड की और पीपल की, इंग्लैंड की लैंड की और पीपल की। जो ये बुक है डोम्सडे बुक, वो क्या थी? इनकी जनगणना की एक बुक थी। किस किस की? लैंड की और लोगों की। वाज अमंग हिज नोटेबल अचीवमेंट्स, वो किस में शामिल थी? उसकी मुख्य उपलब्धियों में शामिल थी। किसकी? जो विलियम राजा बना था उसकी।
अब क्या था, अपॉन इल्फ ऑफ द डेथ ऑफ द विलियम्स इन 1087, यानी कि 1087 में हिज सन विलियम रूफस बिकम विलियम सेकंड इन द सेकंड नॉर्मन किंग ऑफ द इंग्लैंड। अब किसकी डेथ के बाद, विलियम वन की डेथ के बाद 1087 में उसका जो सन था, सेकंड सन था नॉर्मल, वो क्या बन गया, राजा बन गया। अभी इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑफ द नॉर्मल कन्क्वेस्ट का। नॉर्मल कन्क्वेस्ट रेडिकली चेंज्ड, इंग्लिश कल्चर चेंज हो गया, अभी लो लैंग्वेज कैरेक्टर सब चेंज हो गए ना। नॉर्मल कन्क्वेस्ट ब्रोड टू पावर, अब नॉर्मल कन्क्वेस्ट पावर में आ गई थी फ्रेंच स्पीकिंग रूलिंग क्लास। अब जो रूलिंग क्लास थी वो फ्रेंच बोलती थी, ठीक है। फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड ओल्ड इंग्लिश बिकम कंटिन्यूज टू द लोअर क्लासेज, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश जो बोली जाती थी वो लोअर क्लास बोलती थी, और जो राजा के लोग थे या जो नोबल क्लास थे वो क्या बोलती थी, वो फ्रेंच बोलती थी। फंडामेंटली अल्टर्ड सोशल एंड लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू फेडरल सिस्टम। अब क्या था, अल्टर्ड सोशल लीगल पॉलिटिकल सब जो रिलेशंस थे, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू फेडरल सिस्टम, उनके सोसाइटी यानी कि एक नया जो क्या था सामंत व्यवस्था शुरू हो गई थी। बिकम हायरार्किकल, और एक क्या बन गया था, हायरार्किकल बन गया था, जैसे कि पद क्रम के अनुसार बन गया था। किंग बिकम द सुप्रीम रूलर एंड ऑल द लैंड कम इनटू द पोजीशन, और सब यानी कि किंग एक सुप्रीम रूलर बन गया था और सारी लैंड उसके पोजीशन में आ गई थी। इट ऑल्सो लीड टू चेंजेस इन द लीगल प्रैक्टिस, उसने लीगल प्रैक्टिस जस्टिस केम अंडर रॉयल कंट्रोल, सब कुछ रॉयल कंट्रोल के अंदर आ गया था, ठीक है। बिकम द नॉर्म, कंपेंसेशन टू विक्टिम्स डिक्रीज्ड एंड फाइन्स इंक्रीज, यानी कि सब फाइन इंक्रीज कर दिया गया था। फॉर ए शॉर्ट व्हाइल विलियम्स आर्मी स्प्रीड वाइड स्प्रीड डिवेस्टेशन एंड हैड ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड। जो विलियम्स की आर्मी थी उसने क्या कर दिया था, वो डिवेस्टेशन यानी कि विनाश करना कर दिया था, वाइड स्प्रीड, और एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था किसके ऊपर, इंग्लैंड की इकोनॉमी के ऊपर। बट द इकोनॉमी बाउंस्ड बैक, लेकिन इकोनॉमी दोबारा से क्या हो गई, मतलब बाउंस बैक, उसने दोबारा से उछाल किया। सून एज नॉर्मल फाउंडेड मैनी टाउन्स, उसने किस में, इंग्लैंड में बहुत सारे टाउन बना दिए। एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू ग्रुप ऑफ टाउन पीपल, ठीक है, और बहुत सारे क्या बनाए, इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू ग्रुप ऑफ टाउन पीपल, यानी कि बहुत सारे न्यू ग्रुप बनाया टाउन्स ऑफ, यानी लोगों के लिए नए टाउन बनाए। दे इंट्रोड्यूस न्यू बिल्डिंग प्रैक्टिस इनटू इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर नई क्या बनाई, बिल्डिंग बनाई। which provided the kingdom with grandiose ecclesiastical and military monuments, यानी कि उसके अंदर बहुत शानदार क्या थी, बिल्डिंग थी और मिलिट्री के मोनूमेंट्स थे। दे क्रिएटेड इंपॉर्टेंट कैसल्स, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कैसल्स सच एज द टावर ऑफ लंदन जैसे बिल्डिंग्स बनाई। नॉर्मन सीज्ड वेथ एंड लैंड्स फ्रॉम द इंग्लिश चर्च, जो नॉर्मल थे उन्होंने क्या कर दिया, सीज कर दिया। नॉर्मन सीज्ड वेल्थ एंड लैंड्स फ्रॉम द इंग्लिश चर्च, अब नॉर्मन ने क्या कर दिया, वेल्थ और लैंड को सीज कर दिया इंग्लिश चर्च की, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ चर्च कोर्ट इन इंग्लैंड, अब उन्होंने जो पहले चर्च थी लेकिन अब चर्च कोर्ट आ गई इंग्लैंड के अंदर। अब इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ेंगे। नॉर्मन कन्क्वेस्ट चेंज द होल कोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने इंग्लिश के सारे कोर्स को चेंज कर दिया भाई। फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ सोशल प्रेस्टीज, यानी कि सोशल स्पर्धा की लैंग्वेज बन गई फ्रेंच। एंड स्टेटस, और स्टेटस की, यानी कि जो सोशल स्टेटस वाले लोग थे और जो उच्च हायरार्किकल लोग थे वो क्या यूज करने लगे, फ्रेंच यूज करने लगे। और जो क्या थे, जो पुराने लोग थे यानी कि जो लोअर कैटेगरी के लोग थे, यानी कि जो कम धनवान थे, वो ही लोग क्या यूज़ करते थे, इंग्लिश यूज़ करते थे। लेकिन वो भी क्या कोशिश कर रहे थे, फ्रेंच को सीखने की।